यहाँ से फाइनली आपका वो सिलसिला शुरू होता है जहाँ पर हम अलग अलग तरीके की थ्योरम्स डिस्कस करेंगे, जैसे आपकी रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, लैंग्राट्स मीन वैल्यू थ्योरम और ऐसे कई सारे थ्योरम्स जिनके थ्रू आप ग्राफ्स की और अच्छी अंडरस्टैंडिंग देख पाएंगे कि फंक्शंस कैसे बिहेव करते हैं और इनसाइट्स हम एक्चुअली एक्सप्लोर करेंगे। आप देखेंगे कैसे होता है इस प्रिपरेशन के दौरान जहां हम कर रहे हैं IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की। ये तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम करवा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से शुरू करके अब हम कैलकुलस पर आ पहुंचे हैं। इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि किस ऑर्डर में चीज़ें हो रही है। ये चीज़ें इस तरीके से ही प्लान की गई हैं कि आपको हर एक चीज़ समझ आए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद जो हमने कैलकुलस शुरू किया है, इसके बाद हम शिफ्ट होंगे वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, देन हम शिफ्ट होंगे आपके अलजेब्रा पर और आखिर में ट्रिग्नोमेट्री के साथ कहानी कंक्लूड होगी। आप पूरे फोकस, पूरे फेथ और पूरे अटेंशन के साथ ये क्लासेस, ये लेक्चर्स, ये वीडियोस देखिए और इसके साथ आप अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर पाएंगे। इस प्रिपरेशन में हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। ये तैयारी एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन आपकी हो रही है जहां पर हमने शुरुआत जो की है कंसेप्ट को समझने के बाद एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन से उसे कंसोलिडेट करने पर एंड देन असाइनमेंट क्वेश्चंस देकर, ताकि आपकी प्रैक्टिस और आप भी उन कंसेप्ट्स पर एक्सपर्टाइज बिल्ड करें एंड देन चैप्टर को कंक्लूड करना JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ, ताकि हम स्क्रैच से एडवांस लेवल तक आपकी प्रिपरेशन को अंजाम दे पाएँ। यहाँ पर अगर बात करें रोल्स थ्योरम एग्जैक्टली होती क्या है, तो कुछ चीज़ें समझ लेना पहले ज़रूरी है। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सोचिएगा और सुनिएगा चीज़ें क्या हैं। ये कह रहा है कि अगर एक रियल वैल्यू डिफरेंशिएबल आपका फंक्शन है, आई रिपीट माय स्टेटमेंट, कुछ कीवर्ड्स है जो सुनिएगा। एक रियल वैल्यू डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो पहली बात है वो फंक्शन कैसा है, वो डिफरेंशिएबल है। आगे क्या, आगे सुनते जाइएगा। अटेन्स इक्वल वैल्यूज एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, जैसे x की 2 अलग अलग वैल्यूज है, लेट्स से a और b, और f ऑफ a और f ऑफ b दोनों ही सेम है। मान लो मुझे क्या पता चलता है कि f ऑफ a और f ऑफ b इक्वल है, तो क्या वो कहना चाह रहे, मस्ट हैव एटलीस्ट 1 स्टेशनरी पॉइंट। अब स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, याद रखिएगा, ये टर्मिनोलॉजीज अब आना शुरू हो चुकी हैं। स्टेशनरी पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपकी जो टेंजेंट उस कर्व पर ड्रॉ कर रहे हो वो पैरेलल होगी x एक्सिस पर। वो स्टेशनरी पॉइंट, एटलीस्ट एक स्टेशनरी पॉइंट तो आपको मिलेगा बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। एक सिंपल सा पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि ऐसा होना स्वाभाविक है, ऐसा होना काफी नेचुरल है। मतलब आप खुद अपने कॉमन सेंस से कहोगे कि रोल्स ने थ्योरम दी होगी सर, पर ये तो अंडरस्टूड सी बात है, मतलब ये तो दिख रहा है, ये तो एविडेंट है, ये तो बिल्कुल क्वाइट एपेरेंट इट इज कि ऐसा तो होगा ही। जैसे कि आपको एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन देता हूं, आपके पास एक कर्व है, ये y एक्सिस और x एक्सिस आपके हो गए। यहां पर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, है ना। एक पॉइंट मान लेते हैं a है और एक पॉइंट मान लेते हैं b है। अब मुझसे कोई कहता है कि a और b पर फंक्शन सेम वैल्यू अटेन करता है। आई रिपीट, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो इतना सा है कि मान लेते हैं a और b पर जो आपका फंक्शन है वो सेम वैल्यू अटेन करता है। मतलब b पर जो वैल्यू है, गौर से सुनिएगा, वही वैल्यू a पर है। क्या आपको ये बात समझ आई? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि f ऑफ a और f ऑफ b इक्वल है। मैंने बस 2 पॉइंट्स बनाए हैं, f ऑफ a और f ऑफ b। अब एक कर्व है जो डिफरेंशिएबल है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अगर कोई कर्व डिफरेंशिएबल है तो सर कंटिन्यूस तो रहा ही होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी के बाद ही इंट्रोड्यूस होती है, अगर आपको बात याद है तो जब मुझसे कोई कहता है कि a से b के बीच में एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बहुत गौर से सुनिएगा, तो क्यों ना ये ज़रूरी है, क्यों ना ये स्वाभाविक है कि जब वो डिफरेंशिएबल है मतलब कंटिन्यूस है, और अगर a से b के बीच में कंटिन्यूस ग्राफ में बनाने की कोशिश करूं, a से b में, गौर से सुनिएगा, कैसे बन सकता है सर? बहुत सारे तरीके, या तो वैसा बन जाए, आई होप आप समझ पा रहे हो, या फिर अगर आपको ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है तो सर हो सकता है वो ऐसा बन जाए, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है तो हो सकता है ऐसा बन जाए। मतलब मेरा ये कहना है आपसे, हो सकता है वो एग्जैक्ट ऐसा बन जाए, वो ग्राफ कैसा भी बन सकता है। मेरा बस आपसे ये कहना है, प्लीज ध्यान सुनिएगा, अगर वो a से शुरू हुआ है तो b पर आकर रुकेगा, मतलब मैं a और b के बीच की बात करूं तो, और आप अपना पेन लिफ्ट अप नहीं करेंगे इस ग्राफ को ड्रॉ करते वक्त, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी जरूरी बात कि ये ग्राफ उठेगा तो गिरेगा, क्योंकि उसको f ऑफ a से f ऑफ b यानी इक्वल वैल्यू तक आना है, या फिर अगर गिरा तो उठना तय है, या फिर अगर बीच में कुछ चीजें बदली भी तो भी वो ऐसा होगा।
मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो क्या, कि मुझे कुछ ड्रॉ करना है कंटिन्यूअस जो कि एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी तक जाए, जहां पर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल हैं। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। मेरा पॉइंट महज इतना सा है कि मैं रैंडम कोई सा भी सिनेरियो बनाऊं, चाहे मैं ये बना लूं, है ना, चाहे मैं ये बना लूं, चाहे बना लूं, कुछ भी बना लूं, जैसे कि मैंने ये बनाया, तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है सर कि आपने जब ये किया तो ये बात तय थी कि इसमें आपको बीच में 2 पॉइंट्स ऐसे मिले। आप गौर से देखिएगा, एक पॉइंट तो आपका रहा ये, ध्यान से सुनते जाइएगा, एक पॉइंट तो आपका रहा ये, और दूसरा पॉइंट इसी तर्ज पर आपका रहा यहाँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ बहुत ज़रूरी और काम की बातें हम कर रहे हैं, अगर आप मेरी बातों को नोटिस करें तो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ वो समझना। ये एक दूसरा पॉइंट ध्यान से नोटिस करिएगा। आपको नहीं लगता कि ये जो 2 पॉइंट्स आए हैं, जैसे मैं इसे कह लेता हूँ x1 और इसे मैं कह लेता हूँ x2, आर यू नॉट रियलाइजिंग कि x1 और x2 दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ की तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। आर यू रियलाइजिंग दैट? और ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि सर अगर कर्व उठा तो उसको बी तक आना है, तो एफ ऑफ बी तक आने के लिए उसको गिरना पड़ेगा, या फिर अगर उठकर गिर गया तो वापस उठना पड़ेगा। और जब कोई कर्व उठकर गिरता है या गिरकर उठता है, मेरा उठने और गिरने का मतलब समझ रहे हो ना, उसका इंक्रीज होकर डिक्रीज होना या डिक्रीज होकर इंक्रीज होना, इस बात का यह मतलब है। तो ऑफ कोर्स वो एक ऐसा पॉइंट अचीव करेगा जहां पर वो स्टेशनरी होगा, जहां पर वो रुकेगा, जहां पर उसमें ठहराव आएगा। इसका यह मतलब है उस पॉइंट पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस पॉइंट पर, उस स्टेशनरी पॉइंट पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट कैसी होगी? वो जो टेंजेंट होगी जनाब, वो आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। और अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, आई रिपीट, टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल है, तो उस पॉइंट पर उस कर्व का डेरिवेटिव, उस पॉइंट पर उस कर्व का डेरिवेटिव कैसा होगा? आई होप मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, उस पॉइंट पर उस कर्व का डेरिवेटिव 0 होगा। क्या ये थ्योरम सच में बहुत डिफिकल्ट है समझने में? क्या मुझे सच में इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ देने की जरूरत है? क्या ये दिख नहीं रहा है कि सर ऐसा तो होगा? क्योंकि कंडीशन पता है क्या है? कंडीशन एक सबसे क्रूशियल है जो आप मिस कर गए, वो ये थी कि आपका एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल है। अब अगर आपको एफ ऑफ ए को एफ ऑफ बी के इक्वल इंश्योर करना है, तो कर्व कंटिन्यूअस अगर रहा, यानी डिफरेंशिएबल अगर रहा, तो जाहिर सी बात है उसे कहीं ना कहीं तो एटलीस्ट एक स्टेशनरी पॉइंट तो लानी होगा। आप मुझे एक ऐसा कर्व ड्रॉ करके बता दो जिसमें स्टेशनरी पॉइंट आ ही नहीं रहा हो, और फिर भी आप ए से बी तक पहुंचे, ये इंश्योर करते हुए कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल है एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हुए। क्या आपको समस्या नजर आ रही है कि ऐसा करना संभव नहीं है? मतलब इसके अलावा अगर मैं दूसरे तरीके से भी बनाता, मान लो आपका ये कर्व ऐसा भी बनता या ऐसा भी बनता, तो भी एक स्टेशनरी पॉइंट तो आता ही ना, एटलीस्ट एक तो स्टेशनरी पॉइंट आता। तो यही कहना चाह रहे हैं, रोल्स थ्योरम जो है वो यही है कि अगर ए और बी कुछ दो इस तरीके के पॉइंट्स हैं कि आपका एफ ऑफ एक्स अगर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है ए से बी के बीच में, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल है, तो आपको एटलीस्ट एक स्टेशनरी पॉइंट तो मिलेगा। स्टेशनरी पॉइंट मतलब उस पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी मतलब उस पॉइंट पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। ये लाइन याद रहेगी। कुछ 2-3 बातें कही हैं जो आई होप अगर आपको याद रह जाएं, तो यकीन करिए इस पर क्वेश्चंस आते हैं। इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से वो लोग यूज़ करते हैं और आपसे घुमा फिरा कर चीज़ें पूछते हैं। वहाँ वो लिखकर नहीं देगा कि रोज़ थ्योरम अप्लाई करो, ये रोज़ थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये रहा आपका इनपुट और ये रहा फॉर्मूला, इसमें लगा दो और आउटपुट जनरेट करके दो। अगर उसे ऐसा करना होता तो वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिख लेता, वो एक एक कैलकुलेटर से चीज़ें निकाल लेता। वो आपकी इंटेलिजेंस, आपकी क्रिएटिविटी देखना चाह रहा है कि आप लॉजिकली कितने साउंड हैं और आप प्रॉब्लम्स को समझ के उन्हें इंटरप्रेट करके, जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स, उसे मैथ्स में इनपुट या फीड करके आउटपुट या रिजल्ट निकाल पाते हैं या नहीं। ये ह्यूमैनिटी ही कर सकती है मेरे ख्याल से। अभी तक जितनी प्रोग्रेस हमने की है उसके आधार पर, अभी तक तो फिलहाल मैं बात कर, तो इस इंटेलिजेंस की एक्सपेक्टेशन IIT JEE मेंस और JEE एडवांस एक ह्यूमन, एक कैंडिडेट से रखता है। और अगर आप एक एस्पिरेंट हैं तो आपसे यही एक्सपेक्टेड है कि आप प्रॉब्लम समझें। वहाँ बेशक वो लिखकर नहीं देंगे कि रोल्स थ्योरम पर एक क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ पर वो बस ये लिख कर देगा कि एक सवाल है। अब आपके दिमाग में उसको पढ़ते वक्त ये स्ट्राइक कर जाना चाहिए, जो कि करेगा ऑफकोर्स, हम इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो, कि ये रोल्स थ्योरम पर बेस्ड एप्लीकेशन है जहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें इस तरीके से सोचनी है। आप देखेंगे कैसे करना है। पर मेरा मानना है इन सारी बातों से परे आप कम से कम सबसे पहले रोल्स थ्योरम तो समझ पाए हैं। चलो यहां तक अगर चीजें क्लियर हो रही तो एक छोटी सी बात, दिस प्रॉपर्टी वॉज नोन इन 12th सेंचुरी इन एंशिएंट इंडिया। बहुत बढ़िया, तो एंशिएंट इंडिया में ऑलरेडी नोन थी, है ना। एंशिएंट इंडिया मतलब हमारे प्राचीन काल में पता थी। बहुत छोटी सी एक बात बस आपसे कर रहा हूं, द आउटस्टैंडिंग इंडियन एस्ट्रोनॉमर, द आउटस्टैंडिंग
इंडियन एस्ट्रोनॉमर। कौन? हमारे मैथमेटिशियन भास्करा द्वितीय या भास्करा 2 या भास्कर जिन्हें हम कहते हैं, 1114 या 11185 जब तक ये जीवित रहे, mentioned it in his writing. Amazing literature work he has presented. Literature on mathematics. ऐसे आपको कई सारे वर्क मिल सकते हैं अगर आप चीज़ें खंगालें, चीज़ें ब्राउज करें या चीज़ें खोजें। इन बातों के परे अगर मैं अपने रोल्स थ्योरम या भास्करा सेकंड ने जो आपको थ्योरम दी है, दोनों में से जो नाम आप यूज़ करना चाहें, मेरा कहना है रिजल्ट या कंक्लूजन याद रखें। जैसे हमारे साथ परेशानी है कि हिस्ट्री में हमें डेट्स याद रखने को कहा जाता है बजाय लेसन्स याद रखने के। अगर हमने हिस्ट्री से लेसन्स याद रखे होते बजाय डेट्स याद करने के तो ह्यूमैनिटी ज़्यादा बेहतर होती। खैर, वापस आते हैं पॉइंट पर, और यहाँ से अगर चीज़ें देखी जाएं तो रोल्स थ्योरम की अंडरस्टैंडिंग हम बिल्ड कर रहे हैं। ज़रा नोटिस करते जाइएगा एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस को इन अ स्ट्रिक्ट फॉर्म, अगर एक साफ तौर पर साफ भाषा में आपको समझाया जाए। सो थ्योरम वॉज बेसिकली प्रूवन बाय द फ्रेंच मैथमेटिशियन माइकल रोल, जिसे रोल्स थ्योरम भी आप कह रहे हो, बहुत बेहतर, बहुत स्पष्ट भाषा में। अब उन्होंने क्या क्या कहा वो समझते हैं, ध्यान से नोटिस करना। एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसकी कुछ कंडीशंस उन्होंने रखी। पहली बात तो वो कंटिन्यूस है ए से बी आपके क्लोज्ड इंटरवल में, यानी ए और बी पर भी कंटिन्यूस है ना। क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस होने का मतलब होता है ए और बी पर भी ग्राफ ब्रेक होना नहीं चाहिए, मतलब बाउंड्री तक वो कंटिन्यूस चले। मतलब बाउंड्री पर कंटिन्यूटी का मतलब समझते हो ना, जो आपकी लेफ्ट लिमिट है यहाँ ए पर, मतलब राइट हैंड लिमिट और वैल्यू, और बी पर लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू सेम होनी चाहिए, वहां तक ये कंटिन्यूस अगर रहे। दूसरी ज़रूरी बात, आपको ये पता चले कि वो डिफरेंशिएबल है इन एन ओपन इंटरवल ए टू बी, यानी ओवरऑल पूरे ए से बी में। ऑफ कोर्स बाउंड्री पर चेक करना डज नॉट मेक एनी सेंस, तो ए से बी जो पूरा आपका पॉइंट है, जो आपका कर्व है, उस पूरे कर्व में वो क्या हो, वो डिफरेंशिएबल हो। तीसरी जरूरी बात, क्योंकि ये जरूरी है, आप समझो ना, कहने को तो ऐसा हो सकता है ना, जैसे देखो डिफरेंशिएबल होना क्यों जरूरी है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो ये आपका वाई एक्सेस रहा, ध्यान से नोटिस करिएगा, और ये आपका एक्स एक्सेस रहा। बहुत ध्यान से देखना, आपको बहुत मजेदार सी बात पता चलेगी। मान लो ये है एक पॉइंट ए और ये है एक पॉइंट बी। मैं रोल्स थ्योरम लगाता हूं इस कंडीशन को हटाते हुए कि एफ जो है फंक्शन आपका ए से बी के बीच में डिफरेंशिएबल नहीं है किसी पॉइंट पर, कंटिन्यूअस तो है पर डिफरेंशिएबल नहीं है ना। तो मान लो ये एक वैल्यू है जहां पर आपका ए और बी दोनों पॉइंट्स इक्वल हैं। अब गौर से सुनना, ये आपका एफ ऑफ ए है लेट्स से, और ये आपका एफ ऑफ बी है। गौर से सुनिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी ये बात है जो आपको बहुत इंसाइटफुली, बहुत मजेदार सी चीज़ें बताएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझना। मान लो आपका कर्व कुछ इस तरीके से बना, ये आपका कर्व गया और ये आपका कर्व यहाँ पर ऐसे आया, मतलब ये आपकी वैल्यू है एफ ऑफ ए और ये आपकी वैल्यू है एफ ऑफ बी। आप सुन रहे हो क्या? कोई परेशानी तो नहीं है इस बात को समझने में? मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। एक सिंपल सा पॉइंट मेरे पास निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है, यानी जो आपका एफ ऑफ ए है और एफ ऑफ बी है, वो इक्वल है। अब देखो आप ध्यान से, ए से बी के बीच में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपके जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। बहुत बढ़िया। कंटिन्यूटी के साथ अगर मैं देखूं तो एक पॉइंट ऐसा बीच में कहीं आता है, एक पॉइंट ऐसा बीच में कहीं आता है जहां पर आपका फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। और अगर इस पॉइंट पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, आई होप आई नीड नॉट टेल यू ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल क्यों हो जा रहा है, क्योंकि ये पॉइंट कैसा है आपका, एक शार्प टर्न कैरी कर रहा है, यानी यहाँ पर आप इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो इस पॉइंट पर आपका स्टेशनरी पॉइंट ये नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो नहीं हुआ। तो ऑल्दो ए से बी में फंक्शन कंटिन्यूस था, ए और बी पर फंक्शन की वैल्यू सेम थी, बट स्टिल ए और बी के बीच में कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिला जहां पर ये फंक्शन कैसा हो, स्टेशनरी पॉइंट कैरी कर रहा हो। तो उसके लिए एक ज़रूरी चीज़ जो आवश्यक है वो क्या, वो ये कि आपके ए से बी के बीच में उसका क्या होना ज़रूरी है, उसका डिफरेंशिएबल होना भी ज़रूरी है। तीसरी कंडीशन जो रोल्स ने कही वो क्या, आई होप आपको दिख रही है स्पष्ट कि सर आपका एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशंस कोई भी फंक्शन फुलफिल करता है तो कम से कम, आई एम नॉट सेइंग दो या दो से ज्यादा है कितने भी, पर मैं कहूंगा एटलीस्ट एक तो होगा अनडाउटेडली, कि कम से कम एक ऐसी वैल्यू होगी ए से बी के बीच में जहां पर आपका एफ डैश सी जो होगा वो जीरो होगा। एफ डैश सी का जीरो होने का मतलब सी आपका स्टेशनरी पॉइंट होगा। सी के स्टेशनरी पॉइंट होने का मतलब है कि जब सी पर इस कर्व की आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। क्या ये पूरे पॉइंट समझ आए हैं जो रोल्स थ्योरम ने आपको दिए हैं? कोई परेशानी यहाँ तक? आई होप कंफर्टेबल हो आप चीज़ों को समझने को लेकर। यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा ध्यान से, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन जो हमने डिस्कस किया है वो बस आपको समझाने की मैं कोशिश कर देता हूँ जो वो बनाते हैं। देखो एक तरीका तो क्या हो सकता है कि वो बस एक ही टर्न ले या फिर एक से ज़्यादा टर्न्स ले ले,
चाहे वो एक टर्न ले, एक से ज़्यादा टर्न ले, मुझे कई सारी ऐसी वैल्यूज़ मिल सकती है। जैसे जब एक टर्न लेता है तो एक ही वैल्यू मिलती है, लेकिन एक से ज़्यादा बार टर्न हुआ तो मुझे कम से कम एक वैल्यू तो ऐसी मिलनी तय है जो स्टेशनरी पॉइंट होगा। जब एक से ज़्यादा बार टर्न हुआ तो देखो C1, C2, C3, C4 इन सब पर उसका मुझे स्टेशनरी पॉइंट मिल रहा है, यानी इन पॉइंट्स पर डेरिवेटिव 0 है, यानी इन पॉइंट्स पर जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि एक पॉइंट तो मिलना तय है? एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं पर एक तो मिलेगा ही मिलेगा। इस बात को याद रखना, इस पर क्वेश्चंस आते हैं और इस पर अच्छे सवाल बनते हैं और पूछे जाते हैं। ये वही सारी बातें लिखी गई हैं जो हमने अभी तक समझी हैं। और 2-3 बातें जो ज़रूरी हैं जिन्हें आपको याद रखना है, क्योंकि इसके कई सारे इंटरप्रिटेशंस आप निकाल लेते हैं, तो क्या चीज़ें इससे और समझनी है, क्या चीज़ें और नहीं समझनी है, ज़रा उन पर बात करते हैं। कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट ट्रू। इसका क्या मतलब है, सुनिएगा ध्यान से। दैट इज, अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इस तरीके से है कि सर कहीं ना कहीं बीच में एफ डैश सी 0 है, तो ज़रूरी नहीं है किसी ओपन इंटरवल ए से बी में, तो ज़रूरी नहीं है कि ऑफ कोर्स ए और बी में वो कंटिन्यूस होगा, या फिर ए और बी के बीच में वो डिफरेंशिएबल होगा, या फिर ए और बी पर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि ये आपका मान लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना। अब यहाँ पर एक कर्व बना, एक कर्व कैसे बना, ये एक कर्व बना इस तरीके से, है ना। यहाँ पर ये ग्राफ ब्रेक हुआ और यहाँ पर ये ग्राफ इस तरीके से गया, है ना। अब आप कह रहे हो सर ये आपकी वैल्यू है ए और ये आपने मान ली आपकी वैल्यू बी। अब मुझे दिख रहा है कि ए से बी के बीच में एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर अगर आपने कर्व की टेंजेंट ड्रॉ की तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल थी। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, ये एक पॉइंट है सी, जहाँ पर अगर आपने देखा तो आपका जो एफ डैश सी आया है, जो एफ डैश सी आया है वो 0 है। तो मैं ये नहीं कहूंगा ना कि सर देखो एफ डैश सी 0 है, मतलब ये रहा होगा कि कोई ना कोई दो ऐसे पॉइंट्स होंगे ए और बी जिनके बीच में कंटिन्यूस रहा होगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि कंटिन्यूस हो। जिनके बीच में ये डिफरेंशिएबल रहा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिनके बीच में ये ज़रूरी है क्या कि ए और बी के बीच में कंटिन्यूस हो या डिफरेंशिएबल हो, या ऐसा कुछ भी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप कहो। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ इसका उल्टा, कि कभी भी एफ डैश सी 0 हुआ तो इसका 0 होना, अपना 0 होना कई कारणों से हो सकता है। तो उसके लिए रोल्स थ्योरम ही जिम्मेवार हो, ज़रूरी नहीं है। पर हाँ, अगर वो 3 कंडीशंस मैच होती है तो एफ डैश सी का 0 मिलना तय है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। पर अगर किसी सी पॉइंट पर एफ डैश सी 0 मिला है तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ए और बी एग्जिस्ट करें ही। जैसे उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से नोटिस करिएगा। जैसे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अगर उसे आप इंटरवल -1 से 2 में देखें तो ऑफकोर्स जब मैं -1 से 2 के बीच में देखूंगा, जाहिर सी बात है मैं देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो 0 है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 2 इक्वल हैं, पहली बात। दूसरी बात, आई होप आप देख पा रहे हो, यहाँ पर हमने देखा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी इक्वल हो। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? मतलब ये तीनों कंडीशंस लगेंगी कि कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और इक्वालिटी, तो रोल्स थ्योरम प्रूव होगी। पर अगर कहीं एफ डैश सी 0 मिला तो वो रोल्स थ्योरम का ही एग्जाम्पल है, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। तो उल्टा ट्रू हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ये बात समझ में भी आ रही है कि इसका 0 होना का इससे कुछ लेना देना नहीं है। मतलब ऐसा तीनों चीज़ हुई तो ये 0 होगा, लेकिन ये 0 हुआ तो ये तीनों चीज़ें ही होंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। ये तो 0 अपना कुछ और तरीके से भी हो सकता है, पर अगर वो 3 कंडीशंस लगी तो फिर ये 0 होगा ही होगा। मेरी बातें आपको कंफ्यूज तो नहीं कर रही हैं? आप ये स्टेटमेंट समझ पा रहे हो कि क्यों रोल्स थ्योरम कैसे लगती है और क्या कंडीशंस वेरीफाई या फुलफिल होनी चाहिए, और क्यों रोल्स थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है, है ना। यहाँ तक अगर आप कंफर्टेबल हैं तो कुछ और चीज़ों पर बात करते हैं, ध्यान से नोटिस करिएगा। एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल भी है, उसके 2 रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। देन अगर मैं ये आर्ग्यूमेंट यूज़ करूँ, कौन सा, रोल्स थ्योरम वाला, तो मैं कह सकता हूं क्या, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 रूट, बहुत ध्यान से सुना, बहुत मजेदार सी बात है, ऑफ इक्वेशन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, पहले वो समझाता हूं, ध्यान से नोटिस करो। मान लो एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये बहुत काम आएगा आपको और इसका रिजल्ट बहुत हम अच्छे से यूज़ करेंगे। तो इसे प्लीज़ ध्यान से समझना, इस पर कई सारे सवाल बनते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये महज एक स्टेटमेंट नहीं है, इसे बहुत बारीकी से, बहुत सटली वो लोग यूज़ करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा इस स्टेटमेंट को। अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है सर, इस एफ ऑफ एक्स ने क्या किया वो समझना।
एफ ऑफ एक्स के आपको क्या मिले, दो रूट्स, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है ना, ये बात अंडरस्टूड सी रखना कि वो फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। मुझे ये पता चलता है कि एफ ऑफ एक्स के दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। मुझे क्या पता चला कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। जैसे कि मैंने मान लिया आपका ये फंक्शन है, आपका ये फंक्शन है ना, ये एक फंक्शन है, इसके दो रूट्स हैं। दो रूट्स होना मतलब क्या कि एफ ऑफ एक्स जहाँ पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। आई होप आपको पता है ये एक एफ ऑफ एक्स कर्व है जो आपका कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, और इसके दो रूट्स होने का मतलब है कि ये एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है। ये बातें आई होप आप जानते हैं। अगर यहां से मैं आगे बढ़ता हूं तो उसने क्या कहा वो सुनना। अगर मैं रोल्स थ्योरम का आर्गुमेंट यूज करूं, ये आर्गुमेंट क्या कहता है, आई होप मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर रोल्स थ्योरम का आर्गुमेंट अगर मैं यूज करूं तो मुझे क्या पता चल रहा है, सर आप निकालो एफ ऑफ अल्फा, आप निकालो एफ ऑफ बीटा। तो अगर मैंने निकाला क्या एफ ऑफ अल्फा और मैंने क्या निकाला एफ ऑफ बीटा, तो मुझे पता चला कि एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा आपके इक्वल हैं। और ये बात मैं जाहिर तौर पर जानता हूं कि आपका जो कर्व है एफ ऑफ एक्स वो कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल भी है। इसके बजाय मैं यही कह देता डिफरेंशिएबल तो ही काफ़ी होता कि एफ ऑफ एक्स आपका डिफरेंशिएबल है, तो कंटिन्यूस तो हो गई होगा। अब एफ ऑफ एक्स आपका डिफरेंशिएबल है इस अल्फा से बीटा के बीच में, ऑल्दो वो तो एक पूरा नॉर्मल सा एक फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है हर जगह। क्या मैं रोल्स थ्योरम लगा पा रहा हूँ, सर कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा इक्वल, तो अल्फा और बीटा के बीच में कहीं ना कहीं, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ, पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको एक स्टेशनरी पॉइंट मिलना तय है। और स्टेशनरी पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है, स्टेशनरी पॉइंट की डेफिनेशन कहती है कि उस पॉइंट पर आपका कर्व, स्टेशनरी पॉइंट की डेफिनेशन कहती है कि उस पॉइंट पर आपके कर्व का डेरिवेटिव 0 होगा। मतलब ये जो सी पॉइंट, इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात यह है कि ये जो एफ डैश सी है वो 0 होगा। मेरा यकीन करिए जो रोल्स थ्योरम है ना, यही शुरुआत है आपकी मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट के डिडक्शन की। खैर इस बात को हम आगे जाकर एक बहुत अच्छे से एक इन डेप्थ स्टडी करेंगे, पर अभी फिलहाल महज रोल्स थ्योरम तक अगर मैं इसे रिस्ट्रिक्ट करूं तो आपसे बस इतना सा कह देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि ऑफ कोर्स मुझे यहाँ एक सी मिला। अब इस सी की खास बात क्या है, इस सी की खास बात यह है सर कि इसका ये मतलब हुआ कि आपका एफ डैश सी जो होगा वो 0 होगा। मतलब मान लो मुझे एक कर्व मिला एफ ऑफ एक्स जिसके दो रूट्स थे अल्फा और बीटा, और एफ ऑफ एक्स आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन था अल्फा से बीटा के बीच में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एफ डैश सी 0 होगा, और सी ऑफ कोर्स कैसी वैल्यू होगी, सी एक ऐसी वैल्यू होगी जो आपके अल्फा और बीटा के बीच में होगी। मेरी बात आप सुन रहे हैं क्या, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन होता एफ डैश एक्स, अगर मेरे पास कोई फंक्शन होता एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, या एक इक्वेशन होती एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो शलाई से इसका एक रूट तो मुझे पता है, इसका एटलीस्ट एक रूट तो मुझे पता है। कौन सा भाई, इसका एटलीस्ट एक रूट तो मुझे पता है, कौन सी, क्योंकि सर एफ डैश सी क्या होता है 0। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या, मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है मुझे पता चल जाए, और उसके एटलीस्ट मुझे ये पता चले कि उसके दो रूट्स हैं, दो रूट्स है मतलब उन दोनों वैल्यूज पर आपका एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा क्या होते हैं, 0 होते हैं, तो ये मैं कह सकता हूं कि अल्फा और बीटा के बीच में एक वैल्यू ऐसी होगी जो कि इसके डेरिवेटिव का रूट होगा। क्या आप मेरी बात डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, बहुत सिंपल सी सुलझी हुई सी बात है जिसमें कोई नई या विशेष बात मैं नहीं कह रहा हूं, पर कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस आप एनकाउंटर करेंगे। इस बात को थोड़ा और क्लैरिटी के साथ समझते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। एक क्रूशियल सा स्टेटमेंट है, ध्यान से नोटिस करिएगा, दैट है ना, सिमिलरली फॉर ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बिटवीन any two roots of the equation f dash x is equals to 0, there exist at least one root of the equation f double dash is equals to 0 and so on। मतलब अब उसने क्या कहा वो सुनना, अगर मेरे पास एक ट्वाइस डबल डिफरेंशिएबल फंक्शन होता, मतलब उसका मैं एफ डबल डैश एक्स भी निकाल सकता हूं, मान लो ऐसा होता, जो कि होते हैं, है ना। अगर एक ऐसा फंक्शन है, कौन सा, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो बिटवीन एनी टू रूट्स, आई रिपीट, between any two roots of the equation f dash x is equals to 0। अब मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं वो सुनना। मान लो अब आपके पास एक फंक्शन है f dash x, है ना, एक फंक्शन है f dash x, मुझे नहीं पता कौन सा, पर मुझे पता चल रहा है कि f dash x एक फंक्शन है, इसके रूट्स हैं, इसके रूट्स हैं मतलब x की ऐसी दो वैल्यूज हैं जो कि इसे सेटिस्फाई करनी है। जैसे मैं वो कह देता हूँ क्या, लेट्स से कुछ भी कह लो, है ना, लेट्स से कि कह लेते हैं हम c और d, c हम ले चुके थे, तो लेट्स से हम क्या ले लेते हैं m और n, है ना। तो x की वैल्यू m और x की वैल्यू n
इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। किसे? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। मैं एफ ऑफ एक्स की बात नहीं कर रहा, मैं एफ डैश एक्स की बात कर रहा हूँ। अब मैं ये कह सकता हूँ क्या कि एफ डैश एक्स एक फंक्शन होगा, एफ डैश एक फंक्शन होगा जिसका ग्राफ जैसा भी होगा ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। कौन? एफ ऑफ एक्स आपका ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ट्वाइस मतलब आप उसका एफ डबल डैश एक्स भी निकाल सकते हैं, मतलब ऑफ कोर्स एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। एफ डैश एक्स अगर डिफरेंशिएबल है मतलब कंटिन्यूस भी रहा होगा, तो मैं कह रहा हूं एफ डैश एक्स का जो भी कर्व बनेगा, मुझे नहीं पता पर जो भी वो कर्व बनेगा, मैं बस इसे रैंडम सा एक कर्व बना दे रहा हूं, तो एफ डैश एक्स का जो भी ग्राफ बनेगा वो ये 2 पॉइंट्स पर, कौन कौन से? वो ये 2 पॉइंट्स पर है ना। कुछ भी बन सकता है, मैं बस रैंडम सा कुछ भी कर्व बना ले रहा हूं। आई होप दैट डजंट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर एनी ऑफ यू, क्योंकि वो एक कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है। कौन? एफ एक्स, क्योंकि एफ डबल डैश एक्स डिफाइंड है, मतलब एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल है, मतलब एफ डैश एक्स आपका कंटिन्यूस है, मतलब आपका एफ डैश एक्स, एक्स की दो वैल्यूज कौन कौन सी? एम और एन पर रूट देता है, मतलब 0 दे देता है। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि एफ ऑफ एम जो है आपका और एफ ऑफ एन जो है आपका वो 0 है, सॉरी एफ डैश एम और एफ डैश एन 0 है, मतलब आपका एफ डैश एक्स के ये 2 रूट्स हैं एम और एन, तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि m और n के बीच में कोई ना कोई एक वैल्यू आ रही होगी। आई रिपीट, m और n के बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक वैल्यू आ रही होगी, जहां पर आपको क्या मिलेगा? लेट्स से मैं इसे कहता हूं k, जहां पर f डैश x का डेरिवेटिव, f डैश x का डेरिवेटिव मतलब f डबल डैश x कहां पर? k पर कितना होगा? 0। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं थोड़ा आपको डेप्थ में ले जा रहा हूं, फिर हम इसका उल्टा बैक ट्रैक करेंगे, कैसे और रिवर्स हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे वो सुनना। एक लाइन में स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा, पर पहले बात समझ लेना कि सर मुझे ये पता चला कि एफ डैश एक्स 2 जगह पर 0 था, तो उन दोनों के बीच में एफ डबल डैश एक्स भी तो कहीं ना कहीं 0 होगा। आप सुन रहे हो क्या? मैं एक सिंपल सा रिदम, एक सिंपल सा प्रोसेस, एक सिंपल सा पैटर्न आपको दिखाना चाह रहा हूं, अगर आप हाईलाइट इस बात की देख पा रहे हो तो ये बात आई होप क्लियर हो रही है आपको। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सा यहाँ पर सिग्निफिकेंस में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एफ एक्स के 2 रूट के बीच में, अब देखो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि एक ही जगह 0 हो, मैं ये कह रहा हूँ कम से कम एक जगह तो 0 होगा। इसका क्या मतलब है? थोड़ा इस पर भी क्लैरिटी देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि मैंने ये नहीं कहा था कि एक ही जगह 0 होगा, मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम एक जगह 0 होगा। मैं एफ ऑफ एक्स के ही एग्जाम्पल से लेता हूं, है ना। एफ ऑफ एक्स का एग्जाम्पल क्या कहता है? नोटिस करना, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छे से आपको चीजें नजर आएंगी और आप काफी इंसाइटफुली इस कंसेप्ट को समझ पाओगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है ना। ये मान लेते हैं आपके क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कोई परेशानी तो नहीं है इन दोनों से। जब आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिले तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, लेट्स से एफ ऑफ एक्स का। मैं किसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ? एफ ऑफ एक्स का। तो लेट्स से सर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से गया, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। मुझे क्या पता चला सर? मुझे ये पता चला कि एफ ऑफ एक्स जो है आपका वो एक डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस फंक्शन है। डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस तो है ही। मुझे 2 बातें पता चली कि एक वैल्यू तो है अल्फा और एक वैल्यू तो है बीटा, जहां पर आपका एफ ऑफ एक्स 0 है। मतलब मुझे क्या पता चला भाई कि आपका एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा जो हैं ये दोनों वैल्यूज 0 है। दोनों बातें गौर से सुनना, आपका फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल था अल्फा और बीटा के बीच में, और आपके फंक्शन की अल्फा और बीटा पर वैल्यू 0 है। क्या रोल्स थ्योरम लगने लायक ये है? बिल्कुल है। तो सर ये होना तय है कि अल्फा और बीटा के बीच में मुझे कुछ वैल्यूज, कम से कम एक, पर ऑफ कोर्स मैं उसे कहूंगा कुछ वैल्यूज ऐसी मिल सकती हैं जहां पर ये क्या रहा होगा, जहां पर ये यकीनन तौर पर 0 रहा होगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? कौन 0 रहा होगा? इसका डेरिवेटिव, यानी वो कैसे पॉइंट्स रहे होंगे? वो रहे होंगे आपके स्टेशनरी पॉइंट्स। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? मैं फिर से आपको ये बात समझा देना चाह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट रहा होगा ये कैसा रहा होगा? ये आपका पहला स्टेशनरी पॉइंट रहा होगा, ये आपका जनाब दूसरा स्टेशनरी पॉइंट रहा होगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? कोई परेशानी? और ये इधर आगे अब आए तो ये आपका तीसरा स्टेशनरी पॉइंट रहा होगा। ये स्टेशनरी पॉइंट्स क्यों कहे जा रहे हैं? आई होप इस परिभाषा को समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इन्हें स्टेशनरी पॉइंट कहने का रीज़न स्पष्ट है, साफ है कि यहाँ पर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा है? 0। क्योंकि यहाँ पर अगर अब आपने आपकी टेंजेंट ड्रॉ की, आपने अगर टेंजेंट ड्रॉ की तो क्या हो जाएगी? वो आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जानी है। क्या ये लाइन आप समझ पाए? आप ड्रॉ करो, जैसे तीनों पॉइंट्स पर आप ड्रॉ कर लो, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ की, तो यहाँ पर अगर मैंने ड्रॉ की तो ये टेंजेंट आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल, कोई परेशानी इस बात से। यहाँ पर अगर इसे और ड्रॉ किया तो ये टेंजेंट यहाँ पर आपकी
एक्स एक्सिस के पैरेलल, इससे यहाँ भी ड्रॉ किया तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल। मतलब मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अल्फा और बीटा के बीच में एक ही रूट मिलेगा एफ डैश एक्स का। अल्फा और बीटा किसके रूट हैं? एफ ऑफ एक्स के। तो अल्फा और बीटा के बीच में एफ डैश एक्स के मतलब ये पॉइंट है मान लो C1, ये पॉइंट है C2 और ये पॉइंट है C3। इन तीनों पॉइंट की खास बात क्या है कि यहाँ पर अगर आप निकालें एफ डैश C1 तो वो कितना होगा 0। यहाँ पर अगर ऑफकोर्स आप निकालें क्या एफ डैश C2 तो वो क्या होगा 0। और यहाँ पर आप निकालें क्या एफ डैश C3 तो ये क्या होगा 0। तो मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अल्फा और बीटा के बीच में मिनिमम एक तो मिलेगा, पर एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो कितने भी मिल सकते हैं मुझे नहीं पता, पर मिनिमम एक तो मिलना तय है, कम से कम एक तो मिलेगा। कौन? एफ डैश एक्स का रूट। तो यहाँ पर अगर मैं देख पाऊँ तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो एफ डैश एक्स के रूट्स हैं, एफ डैश एक्स के रूट हैं वो कौन है भाई? वो है आपके C1, C2 और C3। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? आई होप अब आप कंफर्टेबली सोच पा रहे हो कि रोल्स थ्योरम कैसे एक इंपॉर्टेंट बात आपसे कहती है। रोल्स थ्योरम कैसे एक बहुत क्रूशियल और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कहती है किसी फंक्शन के कर्वेचर को लेकर, किसी फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग या क्लैरिटी को लेकर। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर रोल्स थ्योरम पर क्लैरिटी बिल्ड हो रही है, आई होप अब आप कंफर्टेबली सोच पा रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ और जो समझाना चाह रहा हूँ। क्या रोल्स थ्योरम का पिक्चराइजेशन क्लियर है कि रोल्स थ्योरम एग्जैक्टली कैसे बिहेव करती है और क्या वो कहती है? तो कुछ क्वेश्चन के थ्रू, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू रोल्स थ्योरम समझते हैं ताकि आपके ब्रेन में बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। सुनिएगा, पहला सवाल क्या कह रहा है वो? एफ ऑफ एक्स आपको एक कर्व दे रहा है, क्या भाई? मॉड एक्स। और आपको क्या चेक करना है? डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस इन द इंडिकेटेड इंटरवल। तो ओवरऑल हर जगह आपको चेक नहीं करना है, आपको इस इंटरवल में चेक करना है। तो मैं पहले क्वेश्चन से ही शुरू करता हूँ। मेरा कहना है ये पढ़कर ही आपको दिख जाना चाहिए, शायद इस पर बात हो ना हो तो ही अच्छा है। सर मॉड एक्स चेक करना है जब एक्स आपका कहाँ से कहाँ तक है? जब एक्स आपका -1 से 1 के बीच में है। क्या आप मेरी सिंपल सी बात जान पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि मॉड एक्स एक कैसा फंक्शन है? सर -1 से 1 के बीच अगर इसका आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो एक बात से आप सब सहमत होंगे कि -1 और 1 दोनों पर इसकी वैल्यू सेम होती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हाँ सर, मैंने माना आपकी बात को कि f ऑफ -1 और f ऑफ 1 इक्वल होते हैं, पर इससे पहले आपको एक और कंडीशन चेक करनी थी। क्या कंडीशन? कि क्या -1 से 1 के बीच में आपका ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? हाँ सर है। एक मिनट, क्या -1 से 1 के बीच में आपका ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है? आई थिंक यहाँ गड़बड़ हो गई कि सर x इज इक्वल्स टू 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। और अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो मेरा कोई सेंस, कोई पॉइंट ही नहीं बनता कि मैं इस पर रोल्स थ्योरम चेक करूं। तो ये तो आपके रोल्स थ्योरम के एप्लीकेशन को वेरीफाई या वैलिडेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि यहाँ कंडीशन ही आपकी फुलफिल नहीं हो रही है, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? यहाँ से आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर। ये क्या कह रहा है भाई? जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो लिखा हुआ है 3+, वो कितना लिखा हुआ है? 3+ x - 2 की पावर 2/3। ये कितना लिखा है? x - 2 की पावर 2/3। और इसमें मुझे x की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक चेक करनी है? इन x की जो वैल्यू है वो आपको चेक करनी है 1 से 3 तक। क्या ये पॉइंट से आप सहमत हैं जो अभी हमने किया, जो आपने सोचा? अच्छा सर यहाँ पे क्या कर सकते हैं? मेरा कहना है एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो अगर मैंने एफ डैश एक्स निकाला तो देखो ज़रा ध्यान से, मैं बस देखना चाह रहा हूँ कि सर लगभग कंटिन्यूटी को लेकर तो फिर से कोई ओपिनियन में चीज़ें नहीं बदल रही हैं, क्योंकि कंटिन्यूस तो ये दिख रहा है। डिफरेंशिएबिलिटी थोड़ी सी मैं चेक कर लेना चाह रहा हूँ, कहीं कोई समस्या ना आ जाए, बाकी आगे बढ़ लेंगे। मतलब आप कह रहे हो सर एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 3 निकाल लो, तो एफ ऑफ 1 आप निकालोगे, 1 रखोगे तो -1, -1 का स्क्वायर 1, 1 का थर्ड रूट 1, 3 रखोगे तो 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का थर्ड रूट 1। तो मैं कहना चाह रहा हूँ एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 3 तो इक्वल आ रहे हैं। इवन ये कुछ ऐसा कंफ्यूजिंग सा नहीं लग रहा है कि ये कंटिन्यूटी को ब्रेक करे, क्योंकि सिंपल सा फंक्शन है, कुछ ज़्यादा तकलीफ वाला फंक्शन नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी मेरा कंसर्न है, तो मैं क्या निकालने में इंटरेस्टेड हूँ? एफ डैश एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन 0, पावर 2/3 है, तो 2/3 विल कम हियर। अब आपकी x - 2 की पावर 2/3 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2/3 - 1 will be -1/3. That will come into the denominator and that will give you 1 upon कितना? x - 2 to the power 1/3. Everyone with me so far? यहाँ तक क्या हो रहा है ये समझ में आ रहा है क्या? अब समस्या क्या है? मेरे ख्याल से सर जैसे ही x - 2 डिनोमिनेटर में आया ना, आप x की वैल्यू 2 नहीं ले सकते। आप x की वैल्यू 2 नहीं ले सकते। मतलब f डैश x आपका 2 के
आसपास डिफरेंशिएबल मुझे नहीं लग रहा है। आपको बात समझ आ रही है क्या? और 2 एक ऐसी वैल्यू है जो 1 और 3 के बीच में लाई करती है। अगर 2 एक ऐसी वैल्यू है जो 1 और 3 के बीच में लाई करती है तो मैं फिर से कहूँगा ये फंक्शन कंटिन्यूस था, f(1) और f(3) भी सेम थे, लेकिन वही बात 1 से 3 के बीच में डिफरेंशिएबल नहीं था। तो मैं फिर से क्या कहूँगा, ये रोल्स थ्योरम को अप्लाई नहीं करता है। मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि रोल्स थ्योरम क्यों एक क्रूशियल एस्पेक्ट बन जाता है हमारे लिए कंसिडरेशन का। क्या ये देखकर आप नहीं बता सकते कि 10x क्यों एक समस्या वाली बात है? अगर आप 10x का ग्राफ देखें, मेरे ख्याल से मुझे ग्राफ बार बार डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ये 0 रहा होगा, ये π/2 रहा होगा, ये पाई रहा होगा। तो 0 से π/2 में कुछ होता है और π/2 से पाई में कुछ होता है। क्या होता है वो समझते हैं। 0 से π/2 में ये ग्राफ कुछ ऐसा और π/2 से पाई में ये ग्राफ कुछ ऐसा। मतलब मैं देख पा रहा हूँ π/2 पर डिफरेंशिएबिलिटी छोड़िए सर, कंटिन्यूटी में ही प्रॉब्लम आ गई। यानी आपका एक ऐसा फंक्शन है नॉन कंटिन्यूस यानी डिसकंटिन्यूस टू बी मोर प्रिसाइज। अगर मैं कहूँ, अब फिर से वही मेरा कंसर्न है, होना होगा कि 10 0 0 होता है, 10 पाई 0 होता है, पर इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता ना, क्योंकि 0 से पाई के बीच में एक पॉइंट आता है π/2 जहाँ पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, और डिसकंटिन्यूस ही अगर ये हो गया तो मैं फिर से ये कहूँगा कि ये भी आपका रोल्स के एप्लीकेशन पर बेस्ड एग्जाम्पल नहीं है। क्या ये बात आपको समझ आई? चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले स्टेटमेंट में। वो कह रहा है इस फंक्शन को चेक करिए, f(x) क्या है, log ऑफ x² प्लस ab अपॉन x टाइम्स a प्लस b। a से b आपका क्लोज्ड इंटरवल है जहाँ a और b आपकी दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं और a जो है वो b से छोटा है। अब यहाँ कैसे चेक करें, मैं दोनों बातों पर बात करता हूँ। f(x) क्या दे रहा है वो, पहले f(x) को देख लेते हैं, ध्यान से नोटिस करना। log ओवर, ये क्या लिखा हुआ है, log ओवर है ना, log ऑफ कितना, x² प्लस ए बी अपॉन एक्स टाइम्स a प्लस b। ये कितना लिखा है न्यूमरेटर में, x² प्लस ए बी और डिनोमिनेटर में कितना, x टाइम्स a प्लस b। आई होप ये बात से आप सब सहमत हैं, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से अगर सोचा जाए तो नोटिस करिएगा अभी मैं क्या कर सकता हूँ, क्या सोच सकता हूँ, इस पर बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट, क्या ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है, क्या ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, क्या यहाँ पर f(a) और f(b) इक्वल हैं? अगर ये दोनों बात पता चल जाए तो बात खत्म हो जाएगी। ज़रा सोचने और समझने की कोशिश करना। मुझे ये पता है कि आपका a और b जो हैं, मुझे ये पता है कि a और b आपके पॉजिटिव हैं। थोड़ा पॉइंट को समझो, जब a और b पॉजिटिव है, बस एक एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहता हूँ, 0 से बड़ी दो वैल्यूज़ हैं। अब जब 0 से बड़ी कोई वैल्यूज़ मैं यहाँ पर रखूँगा x की जगह, तो कोई दिक्कत आएगी क्या? चेक कर लेते हैं। बाय द वे किस इंटरवल में चेक करना है, मुझे a से b के बीच में चेक करना है। मुझे कहाँ चेक करना है, ये a से b के बीच में, ये मेरा क्लोज्ड इंटरवल है जहाँ पर मुझे रोल्स थ्योरम चेक करनी है। एक एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सुनना और समझना। लॉग है एक फंक्शन और आपका जो x है वो अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करेगा, यानी इसका जो डोमेन होगा वो अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करेगा कि मुझे एक अच्छी सॉर्टेड सी वैल्यू दे। बस समस्या क्या है, मैं x की वैल्यू 0 नहीं ले सकता क्योंकि x डिनोमिनेटर में है। तो मैंने कहा आप 0 ले भी नहीं रहे हो क्योंकि a जो है वो 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल भी नहीं है। तो a और b के बीच के लिए इट्स लाइक अगर a को मैं 2 मान लूँ और b को मैं 3 मान लूँ तो 2 से 3 के बीच देख रहे हो। तो आप क्या देख रहे हो, आप x की वैल्यू एनीवे ये जो वैल्यू है किसके लिए चेक कर रहे हो आप, ये जो है ये x की वैल्यूज़ हैं a से b के बीच में। तो आप x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में देख रहे हो, तो सवाल ही नहीं उठता x का 0 होने का। तो एक पॉइंट आ रहा था जहाँ डिसकंटिन्यूटी या नॉन डिफरेंशिएबिलिटी जनरेट हो सकती थी, पर उसकी संभावना ही हमने हटा दी। आप सुन रहे हैं क्या ये बात? तो मेरे ख्याल से log एक सिंपल सा फंक्शन है जो कि आपको कोई समस्या नहीं देगा एज फार एज इट्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इज कंसिडर्ड, क्योंकि log का ग्राफ हम जानते हैं। बस समस्या कहाँ थी, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर मतलब x 0 नहीं होना चाहिए। x कब 0 हो सकता है, जब वो 0 होता, 0 हो ही नहीं रहा है क्योंकि x a से b के बीच में है और a जो है वो 0 से बड़ा है, तो सवाल ही नहीं उठता x का 0 होने का। क्या एक कॉमन सेंस पर बेस्ड बात समझ आ गई? मतलब मैं एक बात तो पता कर पाया सर कि आपका जो फंक्शन है f(x) ये कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि log आपका एक सुलझा हुआ फंक्शन है, log प्रॉब्लम नहीं देगा, है ना। अब आगे अगर मैं बढ़ा, किसके पास गया, अब मैंने देखा रोल्स थ्योरम की एक ज़रूरी कंडीशन है कि बाउंड्री पर यानी f(a) और f(b) इक्वल होना चाहिए। देख लेते हैं, f(a) अगर मैंने निकाला तो ये हो जाएगा a² प्लस ab और ये हो जाएगा a टाइम्स a प्लस b। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ, न्यूमरेटर में कितना आएगा, a² प्लस ab, a कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा a टाइम्स a प्लस b, है ना। और डिनोमिनेटर में भी क्या दिख रहा है, a टाइम्स a प्लस b। कोई परेशानी तो नहीं है इस बात से? आई होप आप देख पा रहे हो। मैं फिर से लिख देता हूँ,
ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए कॉमन लिया तो कुछ इस तरीके से, तो ये 1/1 दिख रहा है, यानी 1 दिख रहा है। और अगर ये 1 है तो log 1 कितना होता है, log 1 हो जाता है आपका 0। एफ ऑफ बी भी निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल लो सर। अगर मैंने एफ ऑफ बी निकालना चाहा तो बताइए सर एफ ऑफ बी कितना आएगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। एफ ऑफ बी, बी स्क्वायर प्लस ए बी, बी टाइम्स ए प्लस बी, फिर वही बी कॉमन लिया तो बी प्लस ए और बी कैंसिल होकर 1 और log 1 कितना 0। आई होप आपको दिख रहा है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसे सुनिए, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों 0 हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ए और बी के बीच में कोई ना कोई एक पॉइंट होगा, लेट्स से सी एक वैल्यू है जो कि किससे किसके बीच में है, जो कि आपकी ए और बी के बीच में है, जो कि किससे किसके बीच में है, ए और बी के बीच में, सच दैट कि वहाँ पर आपका इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा 0। एक और बात, इस कर्व के ये रूट्स हैं, कौन कौन, ए और बी, आप खुद देख पा रहे हो क्योंकि ए और बी पर ये कर्व 0 हो रहा है, तो एफ डैश एक्स आपका डेफिनेटली एक पॉइंट पर 0 होगा। ये बात वही है, कुछ और नई बात मैंने नहीं कही, पर आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि हाँ, ये जो आपका फोर्थ एग्जाम्पल है ये रोल्स थ्योरम के लिए एकदम परफेक्ट, सुटेबल और एक आइडियल एग्जाम्पल है, अगर आप बात समझना पा रहे हो तो। क्या रोल्स थ्योरम, आई होप आप कंफर्टेबली डाइजेस्ट हो रही है कि कैसे सोची जाती है, कैसे अप्लाई होती है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे करना होता है। यहाँ से अगर आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछ और चीज़ें देखते हैं। आई होप आप कंफर्टेबली देख पा रहे हो रोल्स थ्योरम को लेकर क्लैरिटी। यहाँ देखते हैं क्या वो कह रहा है, शो दैट बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ क्या, e to the power minus x minus cos x is equals to 0, there exists at least one root of this। अब ये एग्जाम में लिखकर थोड़ी आएगा कि रोल्स थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है, या सर ने आपको रोल्स थ्योरम पढ़ाया तो उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है तो रोल्स थ्योरम पर बेस्ड है, पर ये ऐसा एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होगा, जो आप मॉक टेस्ट देंगे उनमें नहीं होगा, जो क्वेश्चंस आप रैंडमली उठाकर प्रैक्टिस करेंगे वहाँ नहीं लिखा होगा कि रोल्स थ्योरम पर बेस्ड है। तो हमें कैसे आइडिया लगेगा कि सर ये एक रोल्स थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है। मेरा कहना है बस एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर देखो कि आपको ये नहीं दिख रहा कि इसमें और इसमें डिफरेंशिएशन जैसा कुछ रिलेशन है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ इस बात को प्लीज समझो। मेरे पास अगर एक कर्व होता है एफ ऑफ एक्स, बस एक छोटा सा एग्जांपल, ये देखकर समझ आता है वैसे, है ना, मतलब दिख रहा है, अगर आप अब कंफर्टेबल हो चुके हो उन चीज़ों के साथ। तो मेरे पास एक कर्व होता, मान लो एफ ऑफ एक्स जो है e टू द पावर माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एफ डैश एक्स कितना होगा, आप खुद बताओ। सर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स कितना, साइन एक्स, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स। e टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस एक्स, लेकिन माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, तो कितना हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। आपको कुछ चमका, क्या आपको कुछ समझ आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप नोटिस करें तो ये आपका एफ ऑफ एक्स है तो आपका एफ डैश एक्स है, तो उसने एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स दिया है। अब फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं इस नजरिए से। आपको प्रूव करना है बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। सर ये तो रोल्स थ्योरम का ही तो कॉरोलरी है, मतलब जो रोल्स थ्योरम को लेकर हमने बातें पढ़ी हैं ये उसी पर तो बेस्ड क्वेश्चन है। अब मैं अगर ये पता कर लूँ, सिंपल सी बात, कि मतलब मुझे पूछा होता कि किन दो वैल्यूज के बीच ये हो रहा है, तो मुझे क्या निकालना पड़ते इसके रूट्स। पर पहले इन सारी बातों से पहले क्या मैं रोल्स थ्योरम लगते हुए देख पा रहा हूँ? कोशिश करते हैं। एफ ऑफ एक्स है e टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, जरा दिमाग से बताना, क्या कॉस एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है? क्या e टू द पावर माइनस एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है? तो दो कंटिन्यूस फंक्शंस का अलजेब्रिक ऑपरेशन कंटिन्यूस होता है। दूसरी बात, क्या cos x एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है? क्या e टू द पावर माइनस एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है? बिल्कुल है। तो क्या दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस का अलजेब्रिक ऑपरेशन एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है? होता है। तो मैं पहले तो ये कह रहा हूँ एफ ऑफ एक्स आपका ना सिर्फ एक कंटिन्यूस बल्कि एक डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है। एफ ऑफ एक्स अगर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो इसके ऑफकोर्स रूट्स आएंगे, मतलब मुझे ऐसी वैल्यूज मिलेंगी जहां पर एफ ऑफ एक्स क्या हो रहा होगा, 0। अब इस बात की क्या गारंटी है, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, इस बात की क्या गारंटी है कि इसके आपको दो रूट्स मिलेंगे ही मिलेंगे? आप अब ये कह रहे हो सर कि ए और बी दो वैल्यूज मिलेंगी जहां पर आपका फंक्शन 0 होगा, इससे ढूंढने की आपके पास क्या गारंटी है? तो मैं कोशिश करता हूं कि ऐसा संभव है क्या, बताओ। एफ ऑफ एक्स क्या है सर? एफ ऑफ एक्स आपका है e टू द पावर माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, ये लिखा है e टू द पावर माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स। मेरा सवाल है कि क्या एफ ऑफ एक्स 0 हो सकता है? कोशिश करते हैं। एफ ऑफ एक्स का 0 होना मतलब क्या, e टू द पावर माइनस एक्स का क्या होना, कॉस एक्स होना।
अब आप खुद कहोगे सर ऐसा पूरे तरीके से पॉसिबल है, ऐसा कैसे मैं कह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना। आप बताओ e⁻⁻x का ग्राफ कैसे बनता है? अगर मैं आपसे पूछूं e⁻⁻x का ग्राफ अगर आपको बनाना है तो आप बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का सिंपल सा कंसेप्ट याद करो। e⁻x ऐसा बनता था, आपको याद है? तो e⁻⁻x कैसा बनेगा? वो ऐसा बनेगा, ये बात आप भूले तो नहीं हो। अगर e⁻⁻x ऐसा बनेगा तो मुझे बता सकते हो क्या cos x कैसा बनता है? सर cos x आपका कुछ इस तरीके से बन रहा होता है ना? cos x आपका कुछ इस तरीके से, क्या बना रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। cos x आपका कुछ इस तरीके से बन रहा होता है। क्या आपको मेरी बात समझ आई? मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है इसके आगे? शायद नहीं, अगर आप मेरी बात समझ पाए तो। क्यों सर? क्योंकि चाहे इस तरफ वो इंटरसेक्ट करे या ना करे मुझे नहीं पता, मैं तो ये भी नहीं चेक करना चाह रहा यहाँ होगा या नहीं होगा। वैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 1 होता है तो यहाँ पर ये से टच करके निकलेगा। मतलब जो cos x का ग्राफ बनेगा ना वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ध्यान से नोटिस करना। cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। बस मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कुछ चीज़ें कि इस तरीके से, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर वो टच करेगा, फिर आगे जाकर कहीं और इंटरसेक्ट करेगा। इस तरीके से कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। मतलब cos x e⁻⁻x के इक्वल होगा। मतलब e⁻x माइनस cos x कई जगह जीरो होंगे, कई जगह जीरो होंगे, मतलब यहाँ जीरो होंगे, यहाँ जीरो होंगे, और इसके बाद तो पूरी संभावना है क्योंकि नीचे ही नीचे और ये भी चला जा रहा है तो ऑफकोर्स और जगह इंटरसेक्ट करेंगे। मुझे तो कम से कम 2 ढूंढने थे, तो मैंने 2 वैल्यू ढूंढी सर, अल्फा और लेट्स से 1 या बीटा। इसके बाद भी और होते पर मैं तो कह रहा हूँ ये 2 मुझे मिले। तो ये जो 2 वैल्यू मुझे मिली अल्फा और बीटा, वहाँ पर आपका एफ ऑफ एक्स कैसा है? वहाँ पर आपका एफ ऑफ एक्स 0 है। कहाँ पर? आपका एफ ऑफ अल्फा पर और एफ ऑफ बीटा पर। इसके बाद और भी कई सारी वैल्यूज मिलेंगी पर मुझे उनमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो बस ये देखना चाह रहा था कि 2 भी मिल पा रही हैं क्या? मिल रही हैं, 2 से ज़्यादा भी हैं, पर मैं तो इन दोनों पर आपसे बात कर रहा हूँ। क्या बात करना चाह रहा हूँ? एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा 2 ऐसी वैल्यूज हैं जहाँ पर एफ ऑफ एक्स आपका क्या है? 0 अल्फा और बीटा पर, है ना? अगर ऐसा है तो आप निश्चिंत होकर कहिए कि अल्फा और बीटा के बीच में एक कोई ना कोई ऐसी वैल्यू रही होगी, लेट्स से सी, जहां पर आपका एफ डैश एक्स 0 रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या अप्लाई होते हुए देखी है भाई? रोल्स थ्योरम। तो क्या मैंने इसे प्रूव कर दिया? बस मेरे लिए एक ही मैटर ऑफ कंसर्न था कि ये 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। सर कई जगह हो रहा है, और इसको देखने में हेल्प किसने की? रिलेशंस इन फंक्शंस में पढ़े हुए एक टॉपिक किसने? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स ने। आपको याद आ रही है बातें? इस तरीके से चीज़ें सोची जाएंगी, इस तरीके से सवाल बनेंगे, इस तरीके से आप क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको याद है जहां हमने शुरुआत की थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हमने क्या क्या पढ़ा था? कार्टेशियन सिस्टम, स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। कैलकुलस पर जब हम आए तो हमने क्या किया? हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ऑफ कोर्स डिफरेंशिएशन इससे पहले पढ़ा। फिर हम आए आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पर, यहाँ तक हमने चीज़ें की। अब हम शिफ्ट होंगे, ये चैप्टर जब कंप्लीट होगा इसके बाद, मोनोटोनोसिटी यानी आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट। उसके बाद हम आएंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशंस। देन आपका शिफ्ट होगा वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। वहाँ से हम कहाँ जाएंगे? वहाँ से हम डिस्कशन अपना शिफ्ट करेंगे एल्जेब्रा, जहाँ सारे इंडिविजुअल सिंगल टॉपिक्स आप डिस्कस करोगे, जैसे थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, सेट थ्योरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अगर मैं बात करूँ, क्यूबिक इक्वेशंस जो होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, प्रोग्रेशंस यानी सीक्वेंस इन सीरीज, मेट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, बाइनोमियल थ्योरम, इस तरीके से ओवरऑल वो पूरा चंक हम कवर करेंगे। एंड देन हम ट्रिगो पर शिफ्ट होंगे। वहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशंस, आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। और इसके ऑर्डर को लेकर आप निश्चिंत रहिए, जिस ऑर्डर में हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल सफिशिएंट है, बिल्कुल सही है, और आप बस पूरे फेथ, पूरे ट्रस्ट के साथ चीज़ें फॉलो करिए, आपको हर एक चीज़ समझ आएगी। इस बात का अश्योरेंस और गारंटी हम आपको देते हैं। आप बस चीज़ें फॉलो करिए, ये बेशक टाइमली हम कंप्लीट करेंगे और एक अच्छा कंक्लूजन हम इसे देंगे। एक अच्छा कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि हम जब इसे कर रहे हैं तो हम इसे एक स्ट्रैटेजिक मैनर में कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम कंसेप्ट सारे कर रहे हैं, उन्हें हम कंसोलिडेट कर रहे हैं एग्जाम्पल्स यानी इलस्ट्रेशन से। इसके बाद हम आते हैं असाइनमेंट क्वेश्चंस यानी आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी एक्सपर्टाइज बिल्ड करने वाले क्वेश्चंस पर। एंड देन हम जाते हैं आपके JEE एडवांस्ड के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर। इस तरीके से हर एक चैप्टर कंक्लूड होता है। ये तैयारी की सबसे खास बात कि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा।
विद दैट लेट्स कॉल इट टुडे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।